Hello everyone, I welcome you all once again to my YouTube channel English Paradise. Today I am going to explain the second part of your textual composition Long Walk to Freedom composed by Nelson Mandela. I will analyze the whole chapter bilingually for your better comprehension. So, without wasting our time, let us get started. See, in this video, I will explain all the lines and their meanings properly with the word meaning. So, I urge everyone to watch the videos carefully, okay, and explore everything, all the contents, what is inside it, okay. So देखो शुरू करते इस तरह से कि a few moments later we've all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. एक वर्ड है बेटा awe, इसका मतलब होता है amazed और surprised, ठीक है। और स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट, जो आई कैचिंग होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्टेकुलर बोलेंगे। बोला गया कि कुछ पल के बाद हम लोग जब अपने आईज को जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर हम लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं, हम लोग चौंक जाते हैं, है ना। क्या देखने के बाद, वो स्पेक्टेकुलर व्यू जो साउथ अफ्रीकन जेट्स है या हेलीकॉप्टर्स है या जो ट्रूप कैरियर्स वगैरह है, जो पायलट्स वगैरह है, वो लोग जो एक परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर में, है ना, जो एक ड्रामेटिक वे में जो डिस्प्ले दिखा रहे थे, है ना, तो वो कहीं ना कहीं पर वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और मैग्निफिसेंट था टू लुक एट, है ना। इट वाज not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एरे का मतलब होता है, इट मीन्स इंप्रेसिव डिस्प्ले, जो काफी खूबसूरत कोई नज़ारा होता है उसे को हम लोग एरे बोलते हैं। ट्रूप का मतलब सोल्जर्स और आर्म्ड फोर्सेस। प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी। बिडिक्ट जो डेकोरेट होता है या मेडल्ड होता है। अनमाइंडफुल जो जब आप अवेयर नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं है, तो उसे हम लोग अनमाइंडफुल बोलते हैं। शेवरॉन क्या होता है बेटा, एक जिगजैग पैटर्न का, या तो आप बोल सकते हैं कि एक वी शेप पैटर्न होता है ना, और ट्रेल होता है सीरीज या चेन। तो आखिर क्या बोला गया इस स्टेटमेंट में, इस पैराग्राफ में, वो देखेंगे। बोला गया जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो संबोधन कर रहे थे ऑडियंस को, उसके बाद वहां पे एक इंप्रेसिव अरेंजमेंट हो रहा था फाइटर जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और सोल्जर ट्रांसपोर्टर्स का, और हर एक इंसान अपने हेड्स को ऊपर करते हैं स्काई की तरफ, और वहां पे जो देखते हैं दैट वाज वेरी मैग्निफिसेंट। और वो क्या दर्शाता है, वो सिंबलाइज करता है एक परफेक्शन, एक मिलिट्री का रिस्पेक्ट और ओबीडियंस जो है किसके लिए, जो उसका नॉन रेशियल एक जो फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री जो साउथ अफ्रीका में न्यूली फॉर्म्ड हुआ उसके लिए। और जो भी हाई कमांडर्स थे जिनको बहुत सारे मेडल्स वगैरह मिले हैं उनके ब्रेवरी के लिए, वो भी इसको सैल्यूट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं अपने लॉयल्टी को देश के लिए दिखाने के लिए, अपने फेथ को, अपने भरोसे को, है ना। मैंडेला ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसा बात नहीं है कि उनको याद नहीं है, उनको उस कमांडर्स के बारे में याद है कि जो आज उन्हें सैल्यूट करते थे, तो कल के डेट में वो उसे, अगर व्हाइट सुप्रीमेसी होता, उनका टॉर्चर, उनका ऑपरेशन, है ना, अगर ये कंटिन्यू रहता तो कहीं ना कहीं पर क्या उनको भी क्रिमिनल कंसिडर किया जाता और आज उनको सराखों के पीछे रखा जाता, राइट। द एयर शो जो भी है फाइनली एंडेड बाय मेकिंग ऑफ द साउथ अफ्रीकन फ्लैग इन द स्काई फ्रॉम स्मोक बीनीथ द जेट्स। यहाँ पे और एक बात कहा गया है, जो भी एयर शो चल रहा था जिगजैग मैनर में, जो भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन्स के पीछे से जो स्मोक निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है, तो वो बहुत कलरफुल थे। और कौन कौन सा कलर क्रिएट कर रहा था, जो भी कलर साउथ अफ्रीकन फ्लैग में है उस कलर को वो ट्रेल कर रहा था, उसके पीछे छोड़ रहा था। आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस डे वगैरह में तो टीवी टेलीविजन सेट में हम लोग देखते हैं बहुत सारा एग्जीबिशन, बहुत सारा
डिस्प्ले दिखाते हैं, है ना, जो भी जवान होते हैं, जो भी मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो आसमान में अपना कर्तव्य दिखाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पर वो एक देश के लिए अपने ओबीडियंस को, अपने लॉयल्टी को रखना होता है, और मैंडेला का भी ये मानना था, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में क्या है, द डे वॉज symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Cozy Sekelil I Africa and black singing Thy Stem, the old anthem of the Republic. Although they neither knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यहाँ पे symbolized का मतलब होता है एक सिंबोलिज्म दिखाना, एक दर्शाना कोई भी चीज को। लिरिक्स तो जानते हैं जो भी वर्डिंग्स होते हैं कोई भी सॉन्ग का। डिस्पाइज्ड का मतलब होता है नफरत करना या किसी के बारे में बहुत खराब ओपिनियन रहना, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि ये ऑथर याद करते उस पल को, उस दिन को जहां पे दो नेशनल एंथम जो कंट्री का था, तो हाँ, एक का क्या नाम था जो बताए थे आपको कि एक का जो व्हाइट सुप्रीमेसी, जो व्हाइट पीपल का नेशनल एंथम था वो था कोजी सेकेलिल आई अफ्रीका, और ब्लैक पीपल क्या गाते थे, डाई स्टेम। सो इट वॉज द फर्स्ट डे in the history of South Africa that two songs or two national anthems were played, है ना। ये दोनों के दोनों ही प्ले हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं पर ये बहुत खुशी का दिन भी था। एंड ऑन दैट डे नो वन न्यू द, और ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी को वर्डिंग्स नहीं पता था उस एंथेम्स के, जो ब्लैक कलर, जो डाई स्टेम जो लोग गा रहे हैं, है ना। लेकिन बट मैंडेला को पूरा भरोसा है, ही वॉज कॉन्फिडेंट कि बहुत जल्दी ही सब लोग इस एंथेम के बारे में भी सीख जाएंगे। और इसी एंथेम को बहुत पहले डिस्पाइज किया जाता था, नफरत किया जाता था, जब वो अपार्थाइड जो सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशन जो पॉलिसी था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस, है ना, जेंडर फेंडर, ये सब के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं पर बोला गया कि उस समय लोग इसको नफरत करते हैं, तो आज कम से कम इट हैज गॉट इट्स ऑनर, अपने सम्मान, अपने ग्लोरी को फिर से रिस्टोरेशन किया गया। तो आज जब इसको सम्मान किया गया तो कल इसका मतलब भी लोग जान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड with the sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade, as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. How beautifully it is written. तो इसमें कुछ वर्ड्स है बेटा। सबसे पहले देखो, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, एक इमोशनल इफेक्ट है। जब कोई भी चीज के ऊपर में आपका वश नहीं रहता, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, आपको खुशी हो गया, है ना, आपको बहुत सारा जुबिलेंस हो गया, आपका दुख भी हो गया, तो कभी ना कभी खुशी से हम लोग अभिभूत हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरवेल्म्ड बोलते हैं। एक वर्ड था इरेक्टेड, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना। रेशियल डोमिनेशन आप जानते ही है कि जब पीपल दूसरे रेस के लिए होता है, हमेशा एक लोग सोचते हैं या एक रेस सोचता है कि आवर रेस इज सुपीरियर टू द अदर्स, दूसरे के रेस से हमारा जो रेस है ये हमेशा सुपीरियर है। तो इस तरह के सोच जो होते हैं वही, उसी को हम लोग रेशियल डोमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद देखो इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब जाता है जो ह्यूमैनिटिक नहीं है, जो कहीं ना कहीं पर क्रूएल या ब्रूटल है। और ओवरटर्न का मतलब होता है जो कोई भी चीज को हम रिवर्स करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरटर्न। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जिस दिन इनॉग्रल सेरेमनी हो रहा था, ये ऑथर नेल्सन मैंडेला को याद है अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, जब ये पूरा सिस्टम जो था अपार्थाइड वो उस समय फ्लरिश हुआ था, उस समय इमर्ज हुआ था। तो ये अपार्थाइड सिस्टम आने के बाद क्या होता है, एक इनइक्वालिटी, एक इंफीरियर ट्रीटमेंट होता है डार्क स्किन वाले पीपल में, और उन लोगों को उसके फंडामेंटल राइट्स से, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनसे उसको वंचित रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पर ये दुनिया का सबसे हार्श, सबसे ब्रूटल और सबसे इनह्यूमन सोसाइटी का जन्मदाता है वो अपार्थाइड इंडिस्क्रिमिनेशन, है ना, पॉलिसी। अच्छा, दिस बिगेन even before he was born. This system created an atmosphere of extreme cruelty and injustice for a particular part of the community. Now when he is in his 8th decade as a man, he along with countless others have changed this entire system that treats humans as humans irrespective of their color, caste, gender or age.
तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसका मतलब क्या? देखो कि वो जो दिन के बारे में मैंने बात किया है ना, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि उस दिन लोग वहां पे बहुत ज्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। लोगों को वंचित रखा गया था उसके फंडामेंटल राइट्स से, है ना। कहीं पर नेल्सन मंडेला को लगता है कि ये एक तरह का क्रुएल्टी और इनजस्टिस का एटमोस्फियर क्रिएट किया। और 8 डिकेड में, जब वो बोला गया वो अपने 8 डिकेड में थे, तो काउंटलेस अदर्स हैव चेंज्ड दिस एंटायर सिस्टम, दिस ट्रीट्स ह्यूमन एज ह्यूमन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर और एज। बोला गया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने डिवोशन को दिखाया और इंसान को इंसान के जैसा ट्रीट किया, राइट। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो भी कंट्री वगैरह दूसरे कंट्री के ऊपर में टेरिटोरी बनाता था, या बोल सकते हैं कि कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे होते थे, तो उस समय हमेशा अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर मतलब काउंट किया जाता था सोसाइटी में। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हर एक लोग सेम थे। हाथ के जैसे 5 उंगली सेम नहीं होता। इन द सेम वे ऑल द पीपल आर नॉट सेम। कुछ लोग होते हैं दे फेवर द ह्यूमैनिटी, ऑन द कंट्री सम पीपल आर देयर हु डू नॉट फेवर द ह्यूमैनिटी। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। जो को उसके कलर, कास्ट, जेंडर और एज को कभी भी नजर नहीं देते हैं और नजरअंदाज करके वो ह्यूमैनिटी को, बेटा इंसान को हमेशा इंसानियत को समझना चाहिए। वही उसका सबसे बड़ा परिचय है, सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है। उसके बाद उसके कास्ट आते हैं, वो हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, पंजाबी, सिख, जो भी, राइट। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हु यू आर एन इंडियन। तो आपका कंट्री पहले आता है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I feel that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अनइमेजिनेबल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल है उसको इमेजिन करना। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियट्स, देशभक्त जिसको बोलते हैं, जो अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं एनिमीज से, दुश्मन से डिफेंड करने के लिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैट्रियट्स बोलते हैं। तो इस पैराग्राफ में बोला गया जो ये इक्वल और फ्री कंट्री है, ये एक रिजल्ट था, ये एक आउटकम था। किसका आउटकम? वो इंसान, वो पुरुष, वो औरत जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ा है, जिन्होंने अपने जीवन को, है ना, सेक्रीफाइस किया है। दे डिड नॉट केयर फॉर देयर हैप्पीनेस। उनको कभी ये नहीं लगा कि खुद के लिए जीना है। दे जस्ट वांटेड टू लिव फॉर द अदर पीपल। और वो एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक, एक प्रेडिक्टिव सोच रखते थे कि फ्यूचर में हमारा जीवन भी अच्छा तभी होगा जब हम लोग अच्छे होंगे, जब हमारा सोसाइटी अच्छा होगा। एंड दैट इज वाई दे वर्कड विद हाई स्पिरिट टू गेट द फ्रीडम, है ना, फ्रॉम द वाइट सुप्रीमेसी एंड टू रिफॉर्म बाई चेंजिंग और बाई रिप्लेसिंग दिस अपार्थाइड डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। तो यहां पर यह बोला कि जो ऑथर हमेशा विश करते हैं, उसके मन में एक एस्पिरेशन था, एक सोच था कि काश कि उस इंसान को हम और वो पैट्रियट्स को, देशभक्त को हम थैंक कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको आज हम देख नहीं सकते। दे आर नॉट विद अस एनी मोर, है ना। और वो ये भी बोले कि ये उनका करेज था, उनका डिवोशन था, उनका पैट्रियोटिज्म था कि आज हम लोग को आज़ादी मिला, आज हमारे यहाँ पे एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ। अदरवाइज इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देम। Nelson Mandela gathered his courage and power from all these people and thus wishes to make them proud. क्या बोला गया कि नेल्सन मंडेला जो है अपने साहस को, अपने पावर, अपने साहस को, अपने क्षमता को, है ना, जो उन लोगों से मिलता है वो मोटिवेटेड होते थे और वो कैसे मतलब अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे देश के लिए और अल्टीमेटली अपने देश को प्राउड फील करवाना चाहते थे कि एक कंट्री ऐसा भी है जहाँ पे इस तरह का एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, जहाँ पे इंसान का परिचय ही सबसे बड़ा, उसका रिकॉग्निशन सबसे बड़ा एक आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, Walter Sissulas, the chief
the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, Robert Sobukwe of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. People, perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. कितनी बेहतरीन ढंग से बताया गया है. देखो, सबसे पहले अपार्थाइड एक सिस्टम आ रहा है. मैंने आपको फिर बताया था कि एक पॉलिसी, एक सिस्टम है जहाँ पे सेग्रीगेट करते थे हम लोग, है ना. किसको सेग्रीगेशन करते थे? ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस. प्रोफाउंड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गहरा. अनइंटेंडेड जो जानबूझकर प्लान कर कर कोई भी चीज़ को नहीं किया गया है, उसे अनइंटेंडेड, चाह कर नहीं किया गया है, दैट इज अनइंटेंडेड. तो यहाँ पे बोला किया गया बेटा इस पैराग्राफ में, ये जो आप ऑपरेशन पॉलिसी आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो बहुत स्कार्ड करते थे, बहुत डराते थे, और काफ़ी वक्त लग गया इस दर्द से उभरने के लिए, मूव होने के लिए. ऑथर ये भी मेंशन करते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे जिसके कारण जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, बहुत सारी हर्डल्स थी, है ना. लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर आप बहुत करेजियस है ना, और आप बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी तबाही, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे सफरिंग्स को आपने एक्सपीरियंस किया होगा. तो लाइफ में वही है, लाइफ में उतना स्टाउट कैरेक्टर, जो लेजेंडरी कैरेक्टर, वही इंसान बनता है जिसके लाइफ में हर तरह का एक्सपीरियंस किया गया हो. मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर एक इट रिक्वायर्ड द लेवल ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस सच ग्रेट हीरोज. महान हीरो तभी बनते हैं जो अपने जीवन में सब कुछ को देख लिए हैं, हर एक अप्स और डाउन्स को वो भले भांति वो एक्वेंटेड है, वो बहुत क्लोज से, बहुत करीब से उनको देखा है. साउथ अफ्रीका, ही सेज, इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, बट इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स पीपल. बहुत खूबसूरत सी बात है कि बेटा सबसे बड़ा रिसोर्सेस इंसान होता है, अगर इंसान नहीं है तो कुछ नहीं है. तो एक दुनिया, एक कंट्री जहां पे साउथ अफ्रीका आप जानते हैं, जहां पे गोल्ड, जहां पे डायमंड बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो प्योर है वो डायमंड नहीं, वो हमारे लोग हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या कि एक लोग, एक इंसान, ह्यूमैनिटी ही एक देश का सबसे बड़ा ताकत होता है. ठीक है, उसका ताकत उसके रिचनेस में नहीं होता है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं होते हैं. जीवन में बहुत सारे एस्पिरेशंस, बहुत सारे गोल्स होते हैं, अगर सब कुछ आपके पास है तभी आप डेवलप्ड कहलाते हैं, और एल्स यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड. तो उनका यही कहना था. नेक्स्ट पैराग्राफ उन्होंने कहा है, इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the trump over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. उनका क्या कहना था? सबसे पहले तो कुछ वर्ड मीनिंग्स है, उसको देख लो. सबसे पहले कॉमरेड्स. कॉमरेड्स का मतलब जो भी आपके साथी हो, जो भी आपके कलीग हो. रेजिलियंस का मतलब होता है जब बेटा आपके पास एबिलिटी है, आप कोई भी हार्डशिप को, कोई भी परेशानी को, कोई भी ट्रबल को फेस कर सकते हैं. डिफाइस का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज को रिफ्यूज करते हैं, स्वीकार करते हैं. और ट्रियम्फ का मतलब होता है अचीवमेंट और विक्ट्री. तो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि हमेशा याद रखो कि उनको भी ताकत मिलता था और वो भी खड़ा रहते थे अनजस्ट के खिलाफ, गलती के खिलाफ. फ्रॉम ऑल द ग्रेट नेशनलिस्ट मेंशन्ड अबव, मतलब क्या, जो भी पैट्रियट्स है, जितने भी इंसान के बारे में उन्होंने मेंशन किया, वो बहुत करेजियस, बहुत ब्रेव, बहुत बोल्ड, फुल ऑफ जेनरसिटी और आप एम्पैथेटिक पर्सन थे. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है नेल्सन मंडेला को. उन्होंने कहा है कि अगर वो अपने जीवन को रिस्क नहीं लेते और इतने इल ट्रीटमेंट को नहीं सहते तो शायद, और अगर ये फाइट को, अगर जीवन में जो संघर्ष है उसको नहीं करते तो शायद आज हम लोग आज भी गुलाम होते. स्टिल वी वुड हैव बिकम स्लेव. लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हमारी कंट्री फ्री है. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर पैट्रियोटिज्म, बिकॉज ऑफ देयर फेयर सैक्रिफाइसेस.
वो हमेशा सेल्फिशनेस का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। क्या बोला गया है कि उन्होंने ये भी सीखा है, करेज का मतलब ये नहीं बेटा कि एब्सेंस ऑफ फियर हो, बट द एबिलिटी टू ओवरकम फियर। द मैन हु ओवरकम्स हिज फियर इज कॉल्ड ब्रेव। बहुत खूबसूरत सा बात है। उन्होंने हमेशा कहा है कि साहस का यह मतलब नहीं कि तुम्हारे पास डर नहीं है या डर की गैर मौजूदगी हो। वो हमेशा ये बोलते थे कि इंसान जिसको हम साहसी बोलेंगे, इसका मतलब वो नहीं कि उसके पास डर नहीं है, डर तो है, लेकिन उसको ओवरकम करने का उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास रिलीजियंस है, वो हार्डशिप्स को सह सकता है। तभी उस इंसान को हम लोग बहादुर बोलते हैं, हम लोग उसको ग्रेट पर्सन बोलते हैं, बोल्ड पर्सन बोलते हैं, ब्रेव, करेजियस, बहुत सारा बात है। उनका यह कहना था, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. But it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. बेटा यहाँ पे देखो एक शब्द है ग्रीमेस्ट, का मतलब होता है बोल सकते हो कि उदास, ग्लूमी या सीरियस। एक शब्द है आपका ग्लीमर, ग्लीमर का मतलब होता है जो रोशनी देता है ना, धीमा धीमा सा रोशनी देता है। पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है एबिलिटी होता है ना को हर एक इंसान का कि एक दर्द को कितना देर तक वो सह सके। तो उस लास्ट मोमेंट को, जब तक आप कोई दर्द को सह पाते हैं, मतलब पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर द पेन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुश टू आवर लिमिट्स। और रिअश्योर का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, से और डू समथिंग टू रिमूव द डाउट्स, उसी को रिअश्योर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना था कि हर एक इंसान जो एक सोसाइटी का पार्ट है, वो हमेशा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक इंसान को उसके स्किन कलर, एज, जेंडर और रिलीजियन के आधार पर नफरत ही करता है, प्यार भी तो कर सकता है। कोई भी इंसान के मन में जन्म से ही हेट्रेड जो है वो इनबॉर्न नहीं है। वो हमेशा कहते थे अगर लोगों को सिखाया जा सकता है कि नफरत किसे कहते हैं, तो उनको प्यार, उनको भाईचारा, उनको उदारता, उनको दया, ये सब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये भी सिखाया जा सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब वो प्रिजन में थे, जब वो जेल में थे, जहां पे बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी होती थी, उनके ऊपर क्रुएलिटी होता था, कठोरता दिखाया जाता था, जो भी आर्म्ड फोर्सेस थे बहुत टॉर्चर करते थे, इल ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन फिर भी उनको दिखा ह्यूमैनिटी और काइंडनेस एक गार्ड्स में। और ये काफी है। कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग, डूबते को तिनके का सहारा, है ना। क्या मतलब है बेटा कि जब हर एक द्वार, हर एक डोर जो है वो आपके लिए क्लोज्ड है, उस पर थोड़ी सी भी आपको अगर रोशनी मिल जाए तो वो आपके लिए काफी है। आप भरोसा करते उस पर, आपको लगता है कि इट विल लीड यू टू द फ्यूचर, टू ए न्यू पाथ वेयर नो प्रॉब्लम, यू विल बी आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ऐसा फील होता है कभी कभी। फिर यहाँ पर भी वही बात बोला गया है ना कि जब वो, उन्होंने कहा है कि जब बहुत उनका टेस्टिंग टाइम्स प्रिजन में चल रहा था और उन लोगों को ट्रीट किया जा रहा था ब्रूटली, सो मैंडेला वुड सी ए पिंच ऑफ ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स एंड दैट वाज इनफ टू कीप हिम गोइंग। और उनको भरोसा है कि दैट गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी सप्रेस्ड बट नेवर एलिमिनेटेड। वो हमेशा कहते हैं कि इंसान की जो अच्छाई है उसको आप कम कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से आप एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, उसको बुझा नहीं सकते। ये हमेशा जीवन में आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जीवन में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। So students, that was the summary actually of part 2. I hope you have comprehended the second part. I will accomplish the whole chapter by covering the third video lecture. So stay tuned with me, subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notification. Thank you so much. Bye bye. Have a great day ahead.